ठीक है, तो ये जो मेन कंप्यूटर जिसके थ्रू सारा कुछ ये मैनेज कर रहा है, इसको हम कहेंगे कंट्रोलर। और जो कंप्यूटर्स इस कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम मेंबर्स। अब इस केस में क्या हो गया, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ये डोमेन, तो ये कंट्रोलर और डोमेन मिला के इसको हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। और ये सब क्या बोलते हैं, डोमेन मेंबर्स। ये दो तरह के पार्टिसिपेंट्स। इन डोमेन मेंबर्स को दूसरे शब्दों में लोग क्लाइंट बोलते हैं, और इस जो कंट्रोलर है उसे मैक्सिमम लोग सर्वर बोलते हैं। तो जहां पर सर्वर और क्लाइंट का एनवायरनमेंट होगा, वो एनवायरनमेंट कहलाता है डोमेन वर्क, मतलब डोमेन में वर्क हो रहा है, यानी डोमेन नेटवर्क बोलते हैं। और अगर बिना इस कंट्रोलर के काम होता है, सब इंडिविजुअल अपने अपने करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्क ग्रुप। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डोमेन नेटवर्क एंड वर्क ग्रुप नेटवर्क। यस सर। ठीक है ना। अब ये डोमेन और वर्क ग्रुप नेटवर्क का ही मेन यहाँ पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने का, यानी 2022 में हम जो भी सीखेंगे सब कुछ करेंगे कि कंट्रोलर से हम किस तरह बाकी पीसीस को कंट्रोल कर सकते। ठीक है। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको डोमेन नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी। लेकिन अगर आपको वर्क ग्रुप बनाना है तो आप नेटवर्क भी लगा सकते हो, सॉरी वर्क ग्रुप, हाँ वर्क ग्रुप जब बनाना है तो आप नेटवर्क ओएस भी यूज कर सकते हो, और आप क्लाइंट वाला ओएस भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेटवर्क यूज करना है या क्लाइंट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को भी हम वर्क ग्रुप में बना सकते हैं, नेटवर्क वाला भी वर्क ग्रुप में बना सकते हैं, बट डोमेन के केस में ओनली एंड ओनली एनओएस, और कोई ओएस डोमेन के केस में नहीं का। क्या सर, दोबारा बोलना है, एनओएस क्या? मैंने बोला कि अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज करते हो, तो हम्म। अगर वर्क ग्रुप के केस में करना चाहते हो तो आप एनओएस या सीओएस, मतलब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों का यूज आप वर्क ग्रुप में कर सकते। दोनों से आपका वर्क ग्रुप नेटवर्क तैयार होगा। लेकिन अगर आपको डोमेन नेटवर्क तैयार करना है तो एनओएस कंपलसरी है। एनओएस कंपल्सरी है, ठीक है। खासकर डोमेन नेटवर्क में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, वन इज सर्वर। तो सर्वर के लिए आपका एनओएस तो कंपलसरी है, बिना एनओएस के सर्वर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, क्लाइंट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट पार्ट के केस में आप एनओएस भी डाल सकते हो और सीओएस भी डाल सकते हो। ठीक है, यानी हमने बताया था ना, सर्वर कौन होता है, सर्वर होता है कंट्रोलर, और क्लाइंट होता है मेंबर। तो आपको कंट्रोलर बनाना हो तो एनओएस का मस्ट, और अगर आपको कंट्रोलर क्लाइंट मेंबर बनाना हो तो एनओएस सीओएस जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई आपकी पहली मेन चीज। समझ में आ गया। यस सर। अब आते हैं कि हम एनओएस की ही बात करेंगे अब हम। तो एनओएस में आपका जो आता है वो आता है विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम करते हैं, वो क्या होता है, पहले तो ये थोड़ा बहुत समझे कि इसका जो, अगर मान लो शुरुआत हुआ, यानी अगर हम बात करते हैं विंडोज सर्वर 2022, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, तो ये शुरू हुई थी, यानी कि रिलीज हुई है अगस्त 2021 में।
परफेक्ट डेट याद नहीं, बट अगस्त 2021 से ये एक रिलीज हुआ था। ठीक है, बाद में इसकी अवेलेबिलिटी को सितंबर में पूरी तरह से बोल दिया कि भाई हाँ ये लॉन्च कर सकते सर लेटेस्ट वर्जन आने वाला कोई कि नहीं? हाँ, लेटेस्ट वर्जन आने वाला, अभी तो 2022 का ही तो भी पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ओके। अभी जैसे ठीक। 2012 था, तो 2012 के बाद तुरंत में आया था 2016, तो लोगों को 2016 फिर भी कॉम्पिटिबल निकला। उसके बाद आया 2019। ठीक है, तो 2019 जो है वो बेसिकली में उसमें बहुत बग्स हैं। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं या कुछ कॉन्फ़िगरेशंस अगर उसमें किया जाता है, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने 2022 को निकाला। ठीक है, अब रही बात, आप लोग को प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग तो शायद ऑफिस में है 2022। हाँ जी सर, इंस्टॉलेशन तो पता है। इंस्टॉलेशन पता है। हम्म। ठीक है, वैसे इंस्टॉलेशन तो के सर, लिए। हाँ वैसे तो यूट्यूब में देख के ना, हाँ तो एडी वगैरह मैंने बनाई है। आई हाँ। थिंक मैंने एक डोमेन, मतलब सारा कुछ किया हुआ, मैंने एक डोमेन वगैरह सब कुछ बनाया हुआ यूट्यूब देख के। और उसके बारे में हाँ। जो होती ना चाइल्ड डोमेन होता है, उसके बारे में चलो मतलब इतना नहीं पता है, बट ये है कि थोड़ा पता पता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बाकी दो जन को तो नहीं पता है, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से ही करूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर बात करते हैं कि भाई कि अगर 2000, मैं तो बस बताया कि 2022 आया है, अभी तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारी चीजें। अब सबसे पहले आती है आपकी कि 2022 के बोला जाता है दो तीन चीजें पर जानना है जरूरी है। वन इज एडिशन ऑफ द सर्वर 202। ठीक है, यानी इसके कितने एडिशंस हैं। एडिशंस देखो सबके अलग अलग होते हैं, लगभग नाम तो कॉमन ही होता है, बट कुछ अलग अलग फंक्शनिंग बेस पे भी उसकी बनाई जाती है। तो अगर 2022 के एडिशंस की बात करोगे तो पहला एडिशन इसका है, जो सबसे ज्यादा चलने वाला, अगर एडिशन की बात करोगे तो दैट इज स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, विंडोज सर्वर का 2002 का स्टैंडर्ड एडिशन। इसमें यानी अगर आप बात करोगे कि स्टैंडर्ड एडिशन, तो एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस को जितना जरूरत पड़ता है फीचर्स की, वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल मिलते हैं। दूसरा है स्पेशलाइज करके इन्होंने डेटा सेंटर के लिए भी बनाया, जिसका नाम ही दिया है डेटा सेंटर एडिशन। तो ये ज्यादातर लोग यूज, जैसे आजकल अजूरे, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर की जगह अब अजूरे पे ज्यादातर क्लाउड बेस पे जो जा रहा है, तो वहां पर ये ज्यादातर डेटा सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर उसके फीचर्स में लगभग बोल सकते हो पूरे फीचर्स हैं। बट इसमें भी आपको दो एडिशंस, अगर बोला जाए, इसमें भी आपको दो तरह के डिवाइड किया हुआ है। एक बोला गया है अजूरे बेस्ड, जो आपका क्लाउड बेस्ड पे अगर डेटा सेंटर का एडिशन का है, और एक है आपका कंप्लीट। कंप्लीट में आपके लगभग सारे फीचर्स आ जाते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका एक और एडिशन है। तीसरे एडिशन में जो बोलते हैं वो आपका अ, ये एसेंशियल एडिशन बोला जाता है। ये विंडोज सर्वर 2022 का एसेंशियल्स है, ये छोटे बिजनेसेस के लिए, जैसे जो अभी स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, एक सिंगल सर्वर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो सब छोटे बिजनेसेस के लिए ये ज्यादातर जो बनाए हैं वो एसेंशियल्स एडिशन। और चौथा एक और आता है इसका एडिशन, जिसे हम कहते हैं हाइपर वी। ठीक है, मतलब हाइपर वी एडिशन ज्यादातर वर्चुअलाइजेशन के बेस के वर्क करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप वर्चुअलाइज करके डिफरेंट इसके अंदर और मल्टीपल ओएस डालकर आप अलग अलग जोन में प्रोवाइड करवा सकते हो, रिमोटली एक्सेस क्लाउड बेस्ड। इसके बेस करके क्लाउड को सपोर्ट करने के लिए ये हाइपर वी बेस पे वर्चुअलाइजेशन सिस्टम का ज्यादा यूज होता है इसके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस है। अब इसमें एसेंशियल जो एडिशन है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है, तो इसकी कॉस्टिंग कम होती है, लाइसेंस की कॉस्ट, अगर लाइसेंस की बात कहा जाए तो। क्योंकि हर एक को अगर आपको है कि भाई कि परचेज तो करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में परचेज वही यूज होते हैं, नहीं लाइसेंस बेस्ड ही ज्यादातर काम होते हैं। ठीक है,
और अगर आपको अपना प्रैक्टिस करना है तो आप अपना खुद का एक वर्चुअल पे बनाकर उसका इमेज डालकर आप यूज कर सकते हो। इसमें आप कोई भी एडिशन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया इतना कि ये एडिशंस क्या है? एडिशन के सर बाद हाँ सर बोले। ये जो स्टैंडर्ड डाटा सेंटर है, एसेंशियल्स है, हाइपर वी है, हम्म ये हम्म। इसमें जो जो स्टैंडर्ड है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे कौन सा स्टैंडर्ड काम करती है? नहीं नहीं नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी है, सारे हैं। ओके। अब आपने उससे बोला तो उसको बेस पे मैं बताता हूँ। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट की बात बोल रहे हो तो मैं उसके बेस पे एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। एक्चुअली में सर्वर के दो तरह के, मतलब बोल सकते हो, इंटरफेस पे आए हैं। अगर बोलेंगे तो इसके इंटरफेस की अगर बात करें तो ये दो तरह के इंटरफेस होते हैं। एक आपका इंटरफेस कहलाता है CLI इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये कमांड लाइन के इंटरफेस पे इसका नाम पड़ा है सर्वर कोर। अगर सर्वर कोर अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप कमांड लाइन वाला इस्तेमाल कर रहे हो, और उसमें कोई भी ग्राफिक्स आपको नजर नहीं आएगी, और वो टोटली कमांड पे चलता है। यानी इसके लिए आपको टोटल कमांड्स याद रखने पड़ेंगे। दूसरा मोड आता है आपका GUI, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये आपका बेसिकली यहाँ पर अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो इसको बोला जाता है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के नाम से। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो बोल रहे हो ना, वो ये हर एडिशन में मिलते हैं। स्टैंडर्ड का कोर या स्टैंडर्ड का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, डेटा सेंटर कोर या डेटा सेंटर का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। ठीक है, हाइपर वी का नहीं है, बस बाकी का है। सर हाइपर-वी से थोड़ा बताओगे? थोड़ा मेरा इंटरनेट हाइपर वी स्पीड। इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन पता है क्या होता है? जी सर। यस सर। वो जो क्या होता है पहले बताइए। इसमें वर्चुअलाइजेशन में होता है कि हम एक सर्वर बनाते हैं हाँ। जिसमें हम छोटा छोटा, मतलब कि अलग अलग, एक वर्चुअल हाइपर भी हो गया हम्म अपना, और भी दो तीन प्लेटफॉर्म हैं। हम्म तो उस पे हम उसको सर्वर को अलग अलग सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम एडी का अलग कर लिया, DHCP अलग कर लिया हमने, और भी जैसे बहुत सर सारी। हम DNS। VMवेयर में कर ये लेते नहीं हैं। है, ये नहीं है, ये नहीं है। VMware की बात बोल रहे हो तो सही है, बट ये नहीं है जो आप अभी बता रहे थे। ओके। देखो जनरली क्या है, वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करनी है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि सपोज करो, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। पहला जो स्टार्टिंग जब हुआ था ना, तो पहले लोग क्या करते थे, ज्यादातर हार्डवेयर बेस्ड काम करते। यानी अगर शुरुआत हुई थी जब, तब ज्यादातर लोग जो हार्डवेयर बेस्ड पे ज्यादा प्रिफर करते थे। वो हार्डवेयर बेस्ड पे क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, कोई भी ऑपरेटिंग, चाहे विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, जो जो भी ले लो, या उस समय जैसे विंडोज 7 चल रहे थे, विंडोज XP चल रहा था। ठीक है, तो हार्डवेयर बेस्ड पे क्या करते थे, वो ज्यादातर जो इंस्टॉलेशन पसंद कर रहे थे, वो बोलते थे हम डायरेक्ट डेस्कटॉप या लैपटॉप, हम डायरेक्ट इस पे इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे ऑलरेडी विंडो 10 या 11 अभी चल रहा है, तो जब हार्डवेयर पे डायरेक्ट इंस्टॉल्ड होते थे डेस्कटॉप लैपटॉप, तो वो हम कहलाते थे कि भाई कि चलो। लेकिन इस केस में क्या होता था कि आप एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, ठीक है। अब इन्होंने किसी ने बोला कि भाई कि ठीक है, सिंगल ओएस तो बहुत बढ़िया है, विंडो 10। अब हमें चाहिए कभी कभार कि ऐसा कि भाई कि विंडो 10 और विंडो 11, या विंडो सर्वर का ओएस और एक विंडो 10 का ओएस, दोनों हमें यूज करना है। और लेकिन हम हार्डवेयर नहीं बदलेंगे, हार्डवेयर सेम रहेगा। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला फिर, तब निकाला, उसे बोलते हैं हम ड्यूल बूटिंग। ड्यूल बूटिंग में क्या था कि आपके जो हार्ड डिस्क में ड्राइव्स बनते थे, C, D, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला कि C में आप डालो, एग्जांपल लेते हैं विंडोज 10, और D में आप डाल दो विंडोज सर्वर
जो भी XYZ, सपोज 2016 है 2016 डालो, जो भी आपको डालना है, 2022 डालो। लेकिन इसमें ये था कि जब आपको विंडो 10 यूज करना है तो विंडो 10 यूज करिए, लेकिन अगर आपको उस थोड़ी देर में आप बोलेंगे भाई कि सर्वर यूज करना है, तो आपको मशीन को रीस्टार्ट करना। और जब रीस्टार्ट करते थे तो दो ऑप्शन आते थे, या तो आप विंडो 10 को चुन लो या तो आप विंडो सर्वर को चुन, लेकिन यूज आप एक ही करोगे। तब तीसरा कॉन्सेप्ट बोला कि भाई कि नहीं, अब ऐसा तो काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए ऐसा कि मेरा सिस्टम को रीस्टार्ट ना करना। अगर मुझे कोई ओएस इस्तेमाल करना है तो मैं सिस्टम को रीस्टार्ट ना करना चाहूँ। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला वर्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर ये बोला है कि आप मल्टीपल ओएस यूज कर सकते हो, ठीक है, कैन बी यूज्ड विदाउट रीस्टार्टिंग मशीन। चाहे आपका डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो, आप उसे रीस्टार्ट किए बगैर आप मल्टीपल ओएस यूज कर सकते हो। जैसे कि आप, यानी इसको बोला गया जस्ट एज एन एप्लीकेशन। जैसे आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो वैसे आप यूज कर सकते हो। जैसे क्या है अभी है, मान लो मेरे को एक्सेल यूज करना है, तो मैं एक्सेल पे चला गया। मुझे आउटलुक यूज करना है, मैं आउटलुक पे, मेरे को मशीन को तो रीस्टार्ट नहीं करना पड़ा ना, ठीक है। मुझे ऑनलाइन सर्च करना है, मैं ब्राउजर खोल लिया, तो इस तरह से मैं कोई भी चीज खोल कर देख सकता हूँ। ठीक इसी तरह से उन्होंने एक एप्लीकेशन के रूप में वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया। अब इसके लिए क्या बोला, इसके लिए इन्होंने बोला वर्चुअलाइजेशन दो तरह के सेट होते हैं, जिसे बोला जाता है टाइप 1 एंड टाइप, ठीक है। हम जो यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर हम करते हैं टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन। अब टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन में क्या है, टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन में बोलते हैं कि ये बता रहा है इस तरह से कि सपोज करो आपका ये हार्डवेयर है, यानी हार्डवेयर में लैपटॉप डेस्कटॉप हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इसके ऊपर आप एक ओएस डालते हो, इस ओएस को बोलते हैं होस्ट ओएस। जो आपका मेन होस्ट है, जो आपका प्राइमरी ओएस जो भी हो। जैसे आपने अपने लैपटॉप में विंडो 10 डाला, विंडो 11 डाला, या कोई भी एक ओएस डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है, वो हो गई आपकी होस्ट ओएस। अब इस ओएस के ऊपर आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन डाला। वो एप्लीकेशन आपका कुछ भी हो सकता है। उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं बोलते, उसको एक नया नाम दिया। उस नाम को बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, इन्होंने एक नया नाम दिया हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर कुछ भी हो सकता है। अगर आप VMware का इस्तेमाल करते हो, यानी VMware ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाइपरवाइजर बनाया जिसका नाम रखा VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। और एक हाइपरवाइजर बनाया, अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट का, अगर पूछते हैं कि कोई माइक्रोसॉफ्ट का भी है क्या ऐसा कोई हाइपरवाइजर, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हाइपरवाइजर है उसी को बोलते हैं हम हाइपर वी। जो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर है उसको ही बोला जाता है हाइपर। ये तो वर्चुअल बॉक्स होता है। हाँ, वर्चुअल बॉक्स किसका है, वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का है। अब देखो, एक मार्केट में उतरता है तो बहुत कंपनियां नहीं उतर जाती, हाँ, लेकिन सब में अगर बोलेंगे बहुत अच्छा नाम किसका है, वो VMware का। Yes. तो सर जो रीजन है, विंडोज में हाइपर हाइपर वी करके एक ऑप्शन भी आता है। हाँ, वो यही है। अच्छा, विंडो में यही बोल दिया, इनबिल्ट कर दिया कि या तो आप इसको एनेबल कर लो तो आपको हाइपर वी एप्लीकेशन खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ हाइपर वी, ठीक है, अभी देखो हाइपर वी में क्या बोल दिया ये कि टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ।
क्योंकि अभी ये ऑन नहीं है मेरे में, जी ऑन नहीं है तो बोल रहा है ये काम नहीं करेगा अभी फिलहाल। तो आप क्या करोगे, विंडोज के फीचर्स में जाओगे, यहाँ पर आप खोजो हाइपर वी, देखो ये कॉन्सेप्ट मिल गया हाइपर ये वी। सम- ये हाइपर वी अगर आप खोलोगे तो ये हाइपर वी का आपको पूरा मैनेजमेंट या प्लेटफॉर्म जो भी है आपको पूरा मिलेगा। आपको खाली ये सेलेक्ट करना है, ओके करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर सर हमें ये नहीं यूज करना है, हमें अगर VMware करना है, तो हम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे VMware इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ बस VMware इंस्टॉल कर लो। और दूसरा अपना ओरेकल वाला यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल जो बॉक्स। आपको यूज करना है, लेकिन चलेगा हमेशा एक ही। खासकर हाँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी अगर एनेबल कर दिया तो वो VMware को इंस्टॉल नहीं करने देगा ओके। या यूज नहीं करने देगा। विंडोज के अंदर ही है, तो अगर वो करेंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा, कि हमें दोबारा से नहीं नहीं हाइपर नहीं वर्जन नहीं नहीं, करना देखो पड़ेगा? एक्चुअली में क्या है, हाइपर वी बहुत हैवी है, इसलिए लोग ज्यादा यूज नहीं करते। ज्यादातर लोग VMware पे क्यों जाते हैं, क्योंकि VMware बहुत हल्का सॉफ्टवेयर, वो एनेबल करते हो तो पीसी के ऊपर वो अपना कोई एप्लीकेशन का लोड उतना नहीं है उसका। लेकिन अगर हाइपर वी एनेबल कर दोगे तो वो क्या करता है, हाइपर वी बहुत लोड लेता है, यानी उसके लिए हार्डवेयर बहुत एफिशिएंसी वाला होना। ये अगर थोड़ा सा भी पुराने पीसी में अगर हाइपर वी किसी ने एनेबल कर दिया ना तो वो पीसी बैठ जाएगी, इतना स्लो। नहीं, मैं ये चीज कह हाँ। रहा हूँ कि जैसे विंडोज के अंदर जो अभी आपने बोला कि अगर हम उसको एनेबल हम्म कर देंगे, हम्म। तो उसके बाद भी मेरे को हाइपी ये करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, वो एनेबल करने का मतलब ही कि हाइपर वी आपने एनेबल कर दिया। मतलब ऑलरेडी वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसकी? हाँ ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो जाएगा, अलग से ओके, अलग से नहीं करना पड़ेगा। नहीं। ये क्लियर हुआ? इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, हाइपर भी इसका हैवी रहा तो इसने कंपटीशन देने के लिए एक और इसने बनाया था, वर्चुअल पीसी के नाम से इसने बनाया, कि लोग माइक्रोसॉफ्ट को यूज करें तो वर्चुअल पीसी के नाम से बनाए। पहले जब हाइपर भी इसने इंस्टॉल नहीं लाया नहीं था तो इसने तब माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी के नाम से देता, जैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के नाम से। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है, सबसे पहले क्या है मेरा हार्डवेयर, उसके बाद मेरा उसके ऊपर हमने क्या डाला, बेस ओएस, जो मेरा होस्ट का ओएस होता है। उसके बाद मैं डालता हूँ हाइपरवाइजर, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मल्टीपल ओएस डाल सकते हैं। जैसे ओएस आप एक में डाल दो, लिनक्स डाल सकते हो, ठीक है। एक में आप विंडोज सर्वर डालो, CLI वाला, एक में आप डाल दो विंडोज सर्वर GUI वाला, अगर आपको यूज करना है अलग अलग, ठीक है। ये चीज है कि आपको एक ही कंप्यूटर में आप मल्टीपल ओएस इजीली बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। तो सर दिस इज, मेरा हाँ क्वेश्चन बोलिए। है कि मान लीजिए मेरे पास हाइपर वी, चाहे कोई भी मैंने प्लेटफॉर्म चुना, उसके ऊपर मैंने इंस्टॉल किया, हम्म तो मेरा हार्ड डिस्क है, हम्म। मेरे पर्सनल हार्ड डिस्क में से उसका डाटा यूज होगा, हाँ वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा कि सॉफ्टवेयर में से यूज होगा वो? मान लीजिए मेरा 500 GB है, उसमें से 50 GB चाहे 60 GB मेरा सॉफ्टवेयर यूज करता है, हार्ड हाँ। डिस्क यूज, हम्म चाहे रैम यूज, जितना भी रैम करता है, हम्म। तो वो रैम से यूज करेगा कि मेरे हार्ड डिस्क मेरे उसमें से करेगा, हार्ड डिस्क और रैम में से यूज करेगा? नहीं नहीं क्यों? नहीं, वो आपका बेस मशीन में जो जो चीजें अवेलेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करेगा, बेस नहीं, ओएस से ही पूरी करेगा। वैसे पूरा पूरी करेगा ना? मतलब ओएस का हार्डवेयर को उसको सपोर्ट मिलेगा ना। ओके इसीलिए ओके। तो वर्चुअलाइजेशन करने के लिए बोलते हैं कि रैम आपके पास ज्यादा होना चाहिए। हम्म। सपोज करो, एग्जांपल देते हैं, मान लो बेस ओएस जब आपने डाला था आपको ओएस रैम दिख रही है 4 GB,
ठीक है, हाँ जी। और आपने i3 डाल रखा है जिसमें 2 कोर है फॉर एन यस। एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये बेस ओएस तो ये यूज कर ही रहा है। अब किसी भी ओएस की रिक्वायरमेंट है, सपोज करते हैं कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 GB, ठीक है। मतलब रैम होनी चाहिए, आपके पास 4 GB है तो बहुत अच्छा चलता है, स्पीड चलेगा। इसने बोला कि मुझे कुछ नहीं, ड्यूल कोर से भी काम चल जाएगा, और ड्यूल कोर पे आप ये ओएस डालो, बहुत अच्छा काम करता है। ड्यूल कोर 1 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपने क्या कर दिया, 4 GB और i3 डाल दिया, तो ये तो और अच्छा चलेगा। अब क्या किया, एक वर्चुअल में आपने एग्जांपल देते हैं सर्वर डाला। अब इस सर्वर की रिक्वायरमेंट है कि इसको चाहिए 2 GB रैम मिनिमम, और इसको चाहिए कम से कम i3 वाला प्रो, एक कोर, i3 का एक कोर कम से कम चाहिए। तो अब जब आप ये यूटिलाइज करोगे ना, तो ये 4 GB में से ही 1 GB अपने बेस के लिए है, ये 2 GB उठाकर इसमें दे देगा, और बचे हुए जीबी ये बेस यूज कर ही रहा है। i3 में 2 कोर है तो एक कोर उठाकर इस ओएस को दे देगा, वर्चुअल ओएस को, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही वही है। तो ये कहाँ से यूज कर रहा है, आपके हार्डवेयर से ही तो यूज कर रहा है। क्लियर हुआ? ओके, यस सर। मैं ये तो क्लियर हो गया कि बस वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बस उसको प्लेटफॉर्म देता है। यस। जस्ट एक प्लेटफॉर्म देता है कि हाँ यहाँ पे आप अपना मतलब चला सकते हो, काम चला सकते हो, लेकिन जो भी यूज करना है आपने वो हाँ सारा आप पीसी का यूज करो या सर्वर का यूज करोगे। हाँ, पावर पोस्ट सारा कुछ एवरीथिंग वो उसी का यूज करेगा। वो उसी का यूज करेगा। मतलब जैसे पीसी अगर बंद होता है तो उसमें किसी का वो नहीं है, वो पीसी का मतलब अगर वर्चुअलाइजेशन बंद होता है तो वो पीसी का वो फॉल्ट होगा हाँ हाँ, उसमें। वर्चुअलाइजेशन से फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा है कि मान लीजिए वर्चुअलाइजेशन का कोई ओएस करप्ट हुआ, तो आप दोबारा डाल लोगे। यस सर। लेकिन अगर बेस का ओएस करप्ट हुआ तो पूरा करप्ट, पूरा करप्ट हो गया वो। ये यस। होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरा ये ओएस तो चल ही रहा है जिससे मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यस सर। अब मेरे को आप लोग को सिखाना भी है। तो उस केस में मैंने यहाँ पर, अब मैं हाइपर भी नहीं यूज करता क्योंकि हाइपर भी बहुत ज्यादा हैवी होता है, उसके लिए यस। रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो मैं यूज करता हूँ VMware वर्क स्टेशन, जो आपको बताया। अब आप VMware वर्क स्टेशन को खोलें, और ये आपका इसके अंदर अभी जैसे विंडो 10 डला हुआ है मेरे में, और भी ओएस डालना है, अभी हम डालेंगे और सीखेंगे। यस सर। सर एक बारी आप वो चेक करवा सकते हैं इसमें से, जैसे जहाँ से चेक करते हैं रैम में रैम यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क यूज हो रहा है। देखो वो रिसोर्स से वो आपको कभी भी पता चलेगा ना, यहाँ से पता चलता है। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, टास्क मुझे मैनेजर में जाओगे ना, टास्क मैनेजर, यस टास्क मैनेजर में ना हमें वो, तो वो वो जब सारे हम हाँ, जब आप हैपर भी यूज करेंगे चाहे कोई भी यूज करेंगे उसकी फिर सीपीयू प्रोसेसिंग बढ़ अब जाएगी। ऐसे और माने, देखिए मान लीजिए मैंने VMware स्टार्ट किया, यस। तो VMware में तो अभी मैंने खाली ऑन किया इसको, लेकिन कुछ यूज तो नहीं कर रहा। नो। तो ये यहाँ पे VMware 32 बिट में आप देखिए कोई भी रिसोर्सेज है 0%, 61 MB, ये मेमोरी इतनी यूज करे जितना ये एप्लीकेशन चालू होना है बस। ओके। ठीक है। अभी अगर मैं इसको वो रन कर दूं, ये वाला ओएस, ये 2 GB उठा लेगा और रैम का जितना है उतना उठा लेगा। वो सारा कुछ अपने हिसाब से उठाएगा। देखो ऐसा नहीं ना कि 2 GB तो उसकी रिक्वायरमेंट है तो 2 GB लेके ही थोड़ी काम कर लेगा। ओके। ठीक है, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो काम कर रहा है। लेकिन आपकी यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो प्रोसेसिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, जीरो यस। 55.9 हो गया। ठीक है, ये अब धीरे धीरे बढ़ेगा वर्क स्टेशन का, क्योंकि वर्क स्टेशन पे अब लोड बढ़ेगा धीरे। ये देखो ये वाला अगर VMware का सैंडबॉक्स बोलो, देखो 134 MB यूज करने लगा, ये हम्म। 0.3% यूज करने लगा, यहाँ देखो 0.2% यूज करने लगा। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऑन होगा, पूरा इसका वर्किंग में आएगा, आपका धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ाएगा। और सीपीयू हो देखो गया ना, सर, सीपीयू हंड्रेड देखो परसेंट अभी हो गया। ऊपर में अगर आप देखोगे तो सबसे इजीली पता चल जाएगा। हाँ सीपीयू अभी हंड्रेड आपका ज्यादा परसेंट हो लोड गया। नहीं था, अभी देखो 100% तक लोड पहुंच। हम्म। ओके सर, रैम भी हमारा 70% हो गया है। हाँ,
वो अभी उस पे लोड पड़ रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है अभी। जब पूरी तरह स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पूरा, अब इसके ऊपर जो काम कर सकते हो करो काम। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये विंडो 10 भी यूज कर रहा हूँ और अपने बेस का मशीन का विंडो 11 भी यूज कर रहा हूँ। ये दोनों चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, ये विंडो 11 हुआ, ये विंडो 10 हुआ, जो यूज करना वो यूज करो। तो सर जैसे हम ये वीएम वेयर है, इससे पहले हम मशीन बनाते हैं कि हाँ कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी, वो इसी हार्डवेयर से में करते हैं जो भी। हाँ। अभी मान लो तुमने बेस मशीन में 2 GB रैम रखा और एक वर्चुअल भी बना दिया, तो अब पता चला बेस के लिए बचा नहीं जब रैम, तो आपका मशीन क्या होना स्टार्ट होगा, हैंग होना स्टार्ट, हैंग होना चाहिए। वो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो जैसे सर नॉर्मली हमारा जैसे बेस सिस्टम क्रैश होता है, हम जैसे हो जाता है तो हम डी ड्राइव में से निकाल लेते हैं। जैसे ये हम हमारा वीएम वेयर है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इसकी जो पार्टीशन करते हैं वो फिर अगर रिकवर करना तो कैसे करते हैं? मतलब इसके पार्टीशन, इसके बेस मशीन, मतलब समझा नहीं मैं, दोबारा एक बार बोलना। जैसे हम बेस मशीन करते हैं, अभी हाँ हमने हाँ। कुछ वीएम वेयर नहीं डाला, हम्म। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि सी ड्राइव उड़ गई है, सी ड्राइव तो फॉर्मेट होगी होगी, डी में से जो होगा वो बच जाएगा, हम हाँ उसको हाँ। निकाल लेंगे। हम्म। ऐसे इस केस में अगर वीएम वेयर में करते हैं तो वो फिर कैसे डाटा निकालेंगे? हाँ सेम प्रोसेस है। एक्चुअली में आप तो ओएस ही कर रहे हो ना, बस ये ओएस वर्चुअल में है, बस फर्क इतना है। सर इसके ऊपर आ जाता है कि आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, इसमें से आप लैन कनेक्शन दे सकते हो, यहाँ पे इसके सब वीएम सब सब होता है। सब कुछ हो जाता है। हाँ जी, हाँ। ये मैंने यूज किया हुआ है हम्म। वर्चुअल बॉक्स। उस पे हम्म। मैंने सर्वर वगैरह सारा इंस्टॉल किया था। हाँ हाँ। हाँ, वो अभी वर्चुअल बॉक्स में यूज कर रहा था। हम्म। देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कोई वर्चुअल बॉक्स में एक्सपीरियंस है, कोई VMware में है, कोई हाइपर वी में है, सबका अपना अपना है। अब मुझे ज्यादा ये पसंद आता है तो मैं इस पे ज्यादा काम करता हूँ। तो आजकल वैसे मोस्टली जो लेटेस्ट चल रहा है वो तो ये। देखो मोस्टली लेटेस्ट कुछ नहीं है, वो है कंपनी के ऊपर कि कौन सा वो प्रमोट करना चाहता तो जैसे सर अज्योर क्लाउड बेस है, वो किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं? है। वो ये टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन है, उसके लिए थोड़ा वो क्लाउड पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। वो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन नहीं, दिस इज टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन। वो इसलिए बताया क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। टाइप 1 में क्या होता है, मैं चलो ओवरव्यू थोड़ा सा दे दे रहा हूँ, वैसे डिटेल में जाना है तब तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। टाइप 1 में एक्चुअली में होता है, वहां पर आपका सपोज सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, एक हार्डवेयर हुआ, जो भी हार्डवेयर, इसके हार्डवेयर के ऊपर कोई ओएस नहीं डलता, यहाँ पर सीधे डलता हाइपरवाइजर। ठीक है, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर मल्टीपल ओएस डाल दो। यहाँ बेस ओएस का झंझट नहीं होता। इस तरह के बोलते हैं हम टाइप 1। अगर सर इसमें टाइप वन क्लाउड बेस हो गया। अगर हाँ सर ये ये क्लाउड हार्ड बेस पे चलता है। हाँ बोलो। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर के ऊपर था, मैं सर्वर पे ये पूछ रहा था कि जो CLI GUI है, हम्म। वो जो हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसमें, हम्म। CLI और GUI, तो इसमें से सबसे ज्यादा यूजेबल कौन सा है, CLI की GUI? क्योंकि देखो मैं इसमें जैसे ये बोलूंगा, लिनक्स है, लिनक्स कौन सा चलता है ज्यादा, लिनक्स जानते हो ना, यस यस। वो ज्यादा वो कौन सा कमांड चलता है, लाइन ही है सर, कमांड लाइन ही है सर वो। वो तो पूरी तरह कमांड लाइन है हम्म। और वो ज्यादा सिक्योर भी है। हम्म।
और उसके कमांड्स ना थोड़े इजी है। जैसे सीसीएनए में जो कमांड्स पढ़ोगे वो भी एक तरह का इजी है। सीसीएनए, लिनक्स, इन सब के कमांड इन लोगों ने इस तरह से बनाया है, डिजाइन किया अपना ओएस कि बड़ा इजी कमांड, मतलब छोटे छोटे कमांड से काम हो जाता ओके। है। लेकिन अब कोड में सर जो कोड्स होते हैं उनमें ये एक लिनक्स ही चलती है, ubuntu लिनक्स हाँ, कोड नहीं में वही उसके भी चलती है। जीयूआई है, ये नहीं है, लेकिन उसका जीयूआई में अगर जीयूआई भी मिलता है ना तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी में टर्मिनल खोल के स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो हम्म। कमांड पे ही ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी कमांड इतनी इजी है कि लोग जल्दी याद भी रख लेते हैं और जल्दी उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं। अब मैं जी। अगर विंडो की बात करूं तो विंडो में सबसे बड़ा बात है कि विंडो एक्चुअली जो बना है वो जीयूआई के लिए बना है, वो सीएलआई के लिए नहीं बना है। लेकिन इसने क्या किया कि कोशिश किया कि लिनक्स को मैं टक्कर दूं, और लिनक्स को टक्कर देने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया सर्वर कोर, कि अब मेरा सर्वर ज्यादा सिक्योर है, मेरे सर्वर को ही यूज करो। बट अभी भी ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके कमांड्स अभी भी बहुत हार्ड होते हैं, इसके कमांड्स लोगों को जल्दी याद नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है, इसके कमांड में भी इतनी सारी बग है कि अल्टीमेटली अगर जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं या कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी अगर मान लो एक कॉमा मिस हो गया तो आपका दिक्कत होता है। तो ये इसके कमांड्स लगभग यही है कि अगर आपने कोई पूरी कमांड लिखी लंबी चौड़ी और उसमें अगर कहीं पे एक कॉमा भी मिस किया तो आपका वो कमांड नहीं चलेगा, और आप हर कमांड को एक ट्रबल शूट करने के लिए बार बार चेक करोगे कि कॉमा मिस हुआ, कहाँ सेमीकोलन मिस हुआ, कहाँ मैंने सी एन की जगह ए एन लिख दिया, तो ये भी गड़बड़ है। तो ये लोगों को लगा ये तो भैया कोडिंग की तरह ही होगा, कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। हाँ, लेकिन मार्केट में बीच में बहुत आया कि चलो ठीक है सीएलआई भी देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर बोला जाए सर्वर को जीयूआई मोड में ही लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। यानी विंडोज जो आए थी ना, विंडोज का मतलब ही है कि हम जीयूआई को पसंद करेंगे, और इसीलिए अभी तक मार्केट में है भी। क्योंकि सर हम लोगों को फिर जिसने अगर Ubuntu वगैरह नहीं चलाया, लिनक्स वगैरह नहीं चलाया है, तो हम्म उसके लिए तो जीयूआई जो हमारे विंडो बेस्ड है वही तो हम्म। सबसे बेस्ट है, वही हम हाँ, लोगों के लिए आसान लगता है, वही नहीं हम क्योंकि लोग। ये इजी है इंटरफेस में, आप जल्दी जल्दी, आपको अगर मान लो नहीं भी आता, बहुत लोगों को ऐसा होता है, तो चलो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन चेक करते करते आपको मिल जाएगा। यस सर। लेकिन कमांड में क्या है कि अगर नहीं आता तो कमांड अगर एक भी गलत लिख दिया तो कहानी खत्म, खोजते यस रहो सर। कौन सी कमांड में, क्योंकि कमांड तो कहीं इसका सजेस्ट जो बोलते हैं ना हेल्प मेनू भी इतना इजी नहीं है और सर उसमें सर्वर ये का। भी, और इसमें ये भी चक्कर है कि अगर उसमें अगर गलत होता है तो वो विंडो करप्ट का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। हाँ, तो इसीलिए नहीं, इसने कोशिश क्यों किया, इसने ट्राई इसलिए किया है कि इसको लगा कि भाई चलो ठीक है, इस बहाने जो मैक्सिमम लोगों ने ना, मैक्सिमम सर्वर जो बनाना अब स्टार्ट किया है, वो ज्यादातर लोग लिनक्स को प्रेफर कर रहे हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। यस। ठीक क्योंकि है। हाँ ये सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लिनक्स के बारे में ज्यादा वो है नहीं, और उसके हाँ, एक कमांड्स पहला ये है। हाँ, कमांड्स इतने हैवी हैं कि लोगों को नहीं समझ लगता, जल्दी के नहीं पता नहीं लगता है। लिनक्स और की कमांड है इजी, लेकिन वही है लोगों को इंटरेस्ट कमांड में हाँ नहीं है। जी, जैसे अब मान लीजिए मैंने कभी लिनक्स पे मैंने वैसे थोड़ा बहुत तो पता है पर इतना नहीं पता है, मतलब जैसे होता है ना कि आदमी को पूरा कर ले, तो उतना नहीं है, तो वो हिसाब से हम लोगों को बहुत टफ लगता है। अच्छा। और विंडो बेस्ड है कि हम लोग चलाते रहते हैं, हमेशा काम करते हैं उस पे, तो हम्म। उसमें है कि थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है कि हाँ भाई अगर हम ऐसे नहीं करें तो थोड़ा हम्म। सा पढ़ के देख ले, उधर से करे, बैक करे, चाहे साइड से करे, तो वो चीज हम लोगों को आइडिया मिल जाती है और वो काम कर लेते हैं। हाँ, तो यही फैमिलियरिटी है, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैमिलियरिटी की वजह से ज्यादा बेस्ट माना जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अभी समझ में आ गया सबको। ये सर। अब कंटिन्यू करते फिर से। अब सबसे पहले हम जानते, हमें पता होना चाहिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट।
अगर सर्वर 2022 करनी है तो इसकी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वर 22 का अगर, अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, ज्यादा चीजें देखी नहीं जाती है, ज्यादा 3 चीजें ही ज्यादा लोग देखते हैं। एक प्रोसेसर, दूसरा आपका रैम, और तीसरा आपका बोला जाता है हार्ड डिस्क स्पेस। इसके अलावा और कोई, और तो बाकी कॉमन चीजें कि नेटवर्क अडेप्टर चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ठीक है, किसी को डीवीडी, कीबोर्ड, माउस, ये सब चाहिए, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन मैक्सिमम जो देखी जाती है कि वो देखी जाती है भाई प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क स्पेस, ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अब अगर मिनिमम की बात करते हो तो मिनिमम में अगर मैं बोलूं कि भाई कि अगर प्रोसेसर किसी को चाहिए तो कम से कम होना चाहिए 1.4 गीगाहर्ट्ज का। अब ये जाहिर बात है, आजकल 64 बिट प्रोसेसिंग ज्यादा चल रहा है, इसलिए बोलते हैं 64 बिट। इतना तो होना चाहिए, ये मिनिमम है। अगर देखो यहाँ पर मैं बताया मिनिमम, और अगर मैं एक और बताऊं रेकमेंडेड। रेकमेंडेड का मतलब होता है कि इतना रहेगा तो आपका बहुत बेस्ट चले, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो अब रेकमेंडेड में क्या है, प्रोसेसर की अगर हम बात करें भाई कि रिकमेंडेड में है, तो कम से कम आप ये मतलब रिकमेंडेड बोला जाता है 2.0 गीगाहर्ट्ज। यानी ऐसे आपको चाहिए 1.4 गीगाहर्ट्ज कम से कम होना ही चाहिए, और नहीं तो 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। रैम में बोल रहा है अगर मिनिमम आपको कम से कम अगर रैम करनी है तो कम से कम आपको 512 MB रैम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है रेकमेंडेड कितनी है, तो रेकमेंडेड आपको होना चाहिए 32 GB और हायर, ठीक है। हार्ड डिस्क स्पेस की बात बोलते हैं तो स्पेस इसको चाहिए 32 GB HDD। हार्ड डिस्क का स्पेस अगर 32 GB का हार्ड डिस्क मिल जाए ना जगह, तो भी ये इंस्टॉल हो जाएगा, पूरी तरह से काम करेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आपको बहुत बढ़िया करना है तो कम से कम आपको रखना चाहिए 27 GB HDD, सॉरी HDD बोला, SSD, या नहीं, साथ में रखो 1 TB का हार्ड डिस्क, ये रख सकते। क्लियर है इतना? यस सर, मुझे इतना क्लियर है, बट मुझे एक चीज प्रोसेसर के बारे में ना थोड़ा सा डीपली में जानना था। जैसे प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का होता है और कैसे मतलब काम करता है ये सब। जैसे कि जो 1 गीगाहर्ट्ज होता है हाँ। वो मेरे हिसाब से 10,000 मेगाहर्ट्ज तक होता है, MH। हम्म, और जो 10,000 होता है मेगाहर्ट्ज, तो 1 किलो बाइट्स होता है मेरे हिसाब से, किलोहर्ट्ज। किलो हर्ट्स होता है एक। नहीं देखो नहीं। आपको इसका अगर समझना है, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे अदर टॉपिक है, फिर भी समझा दूंगा आपको। देखो सिंपल में, हम्म, अगर पहली बात है फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास में, तो फ्रीक्वेंसी किसी की भी नापी जाती थी तो उसे हम बोलते थे हर्ट्ज में नाप। हर्ट्स। यस। यही बोलते हैं कि भाई आपको फ्रीक्वेंसी जो नापनी है वो हर्ट्ज में नापनी है। अब हर्ट्ज में नापोगे तो फ्रीक्वेंसी होती क्या थी? फ्रीक्वेंसी में अगर हम बोलते हैं सिग्नल की बात करें, तो किसी भी सिग्नल में या किसी भी आप प्लग व्लग में देखते हो तो वहां पर एक होता है आपका पॉजिटिव वाला और एक होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव। अब जो एनालॉग डिजिटल भी बताया था, तो एनालॉग के बेस पे अगर बोलते हैं कि हमारा जितना पॉजिटिव जाता है नहीं, नेगेटिव आता है। उतना ही नेगेटिव होता है। अब यहाँ इस पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी का बोला है कि ये, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब कैसे फ्रीक्वेंसी बोली जाती है? ये बोलता है कि जब कोई एक ऊपर जाता है
और वापस आता है, तो इसको एक्चुअल में बोला जाता है, अगर इसको बोला जाएगा तो इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। और अगर नीचे की तरफ भी सेम आ जाए, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेके पूरा ये एंड तक, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलाकर बोलते हैं फुल साइकिल। वन फुल साइकिल। ठीक है, यानी ये यस बोला गया एक फुल साइकिल, जिसे हम बोल सकते हैं वन साइकिल, एक सिंगल शब्द में। ठीक है, अब ये एक साइकिल जो बन रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई एक साइकिल अगर मान के चलो, मैं बोलता हूँ कि एक सेकेंड में इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव कितना चल सकता है। किसी ने बोला ये एक सेकेंड में पॉजिटिव नेगेटिव जो चलती है वो चलती है 10, तो उसे हम क्या कहेंगे, 10 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, यस सर। इसी को बोलते हैं कि वन साइकिल जब बोला जाता है कि एक साइकिल पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में अगर एक साइकिल होता है तो साइकिल पर सेकेंड इज इक्वल टू हर्ट्ज। ओके यानी एक साइकिल पर सेकेंड मतलब एक हर्ट्ज। ओके। तो अब अगर बोलते हैं कि इंडिया में करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंडिया क्या बोली जाती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकेंड में 50 साइकिल चलती है सर, तब जाकर हमारी बिजलियां या डिवाइसेस वर्क करती। ओके। ठीक है, यस अब सर। प्रोसेसर की बात करें, अगर बोला गया कि 1 गीगाहर्ट्ज, अब ये तो गीगाहर्ट्ज तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे तो हर्ट्ज था। हाँ जी। ठीक है, तो इन्होंने बताया 1 हर्ट्ज अगर बात करते हैं इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ये बोला जाता है एक्चुअल। अब इस तरह के अगर मान लो 1000 हर्ट्ज हो गया, हर्ट्ज के बाद आता है 1 किलो हर्ट्ज। अगर बोलते हैं कि 1000 किलो हर्ट्ज है, दैट इज इक्वल टू मेगाहर्ट्ज।1 मेगाहर्ट्ज। तो ठीक 1000 बोलता है, मेगाहर्ट्ज। 1000 मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वन गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज। तो आप समझ जाओ यस सर। 1 गीगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होंगे, यानी अगर बोला जाए तो 10⁹ यानी एक के हाँ आगे जी। 90। 90। यस सर। ठीक है, ओ इतना यस। फ्रीक्वेंसी है आपकी प्रोसेसर की, यानी पर सेकेंड इतने फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पाए, इतने साइकिल पर सेकेंड जनरेट कर पाए। तो सोचो कि प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है। यस सर। एक चीज और है कि जैसे कि 4 कोर, 2 कोर, 1 कोर, ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि कितने प्रोसेसर है, कितने कोर का है, तो वो कैसे पता लगता है? वो भी पता लगता है आपको, उसके लिए आपको कोर पढ़ना पड़ता है। देखो सिंपल, मैं इसके लिए तो एक सिंपल इसे क्या बताऊं। हाँ ठीक है, देखो एक प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कोई बता सकता है क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? एक प्रोसेसर के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं ना, जैसे एग्जांपल देते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, हम्म। बस यूनिट होती है, प्रीफेच यूनिट होती है, फिर इंस्ट्रक्शन का कैसे होता है,
फिर डेटा का कैसे होता है, फिर एएलयू होती है, ठीक है। एलुमेटर जिसे बोलते हैं, नहीं एलुमेटर। नहीं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ओके ओके। मेनली अगर मैं बोलूँ, ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और भी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी काम मेमोरी में नहीं है, लेकिन हाँ, सीयू भी, हाँ, कंट्रोल यूनिट, बस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रीफेच यूनिट, इंस्ट्रक्शन कैसे, डेटा कैसे, और एएलयू, ठीक है। हाँ, एएलयू को कंट्रोल, हाँ, इतना ही होता है लगभग, ठीक है। अब यस मेरे को सर। एक बात बताओ कि, हाँ, रजिस्टर्स भी होते हैं, रजिस्टर होती है, कैसे होती है, ठीक है। अब मैं उनके चलो, तो इन सारे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रोसेसिंग करवाता है, वो कौन सा लगता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? वो तो कंट्रोल कर रहा है, उसका काम ही क्या है? उसको एक बंदा कंट्रोल करने के लिए दो, चाहे चार बंदे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट कहाँ है तो? एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? क्या वो प्रोसेसिंग करता है? इन सारे पार्ट में अगर पूछा जाए तो जो मेन प्रोसेसिंग पार्ट है, दैट इज एएलयू, एएलयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक, यानी अर्थमेटिक का काम भी कर रहा है और लॉजिक का भी काम कर रहा है, ठीक है। यस। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो गया, और लॉजिक मीन्स एंड और जितने हैं वो सारे नो, काम। एंड और नॉर, हाँ हाँ, वो सारे काम जोर, ये करते हैं। जोर ते एक्स ओ आर एक्स और ये सारे आते हैं इसमें। वो सब गेट्स वगैरह हैं, तो वो अलग चीज है। हाँ। मैं एक बता रहा हूँ कि एएलयू का यही काम है। ओके जैसे आप वो लगाते हो ना एक्सेल में, इफ, फिर एंड, ये कॉन्कनेंट, ये सब जो चलते हैं, वो सारे एएलयू का ही काम है, ओके। ठीक है। अब मुझे किसी को, अगर मैं सीयू को दो कर दूं, कंट्रोल यूनिट को, यानी कंट्रोल करने वाले दो बंदे बिठाऊं, तो क्या बढ़ोतरी होगी उसमें? सिस्टम में कुछ बढ़ोतरी होगा, या प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। कैसे बढ़ेगी? अब यही बात फंस रहे हो। एक्चुअल वर्किंग किसका है? एएलयू का। जितने एएलयू। प्रोसेसिंग के काम करके जो देता है, वो देता है एएलयू। कंट्रोल तो सिर्फ वो कंट्रोल तो कर रहा फिर, है, एएलयू कब करेगा कब नहीं करेगा। हाँ वो तो फिर कोर, या अगर कोर एक होगा तो फिर तो नहीं अभी कोर नहीं की बात ही करेगा। नहीं बोला मैंने, सिंपल बोला एएलयू। अब ये एएलयू जो कर रहा है ना, अब इसी को किसी ने तरीका देखा कि भाई कि इसको कैसे हम डबल करें, तो उन्होंने सबसे पहला एक ये निकाला कॉन्सेप्ट, जिसमें बोला गया एचटी का कॉन्सेप्ट। एचटी का मतलब होता है हाइपर थ्रेडिंग। अब ये सब पढ़ लेना, ठीक है। हाइपर थ्रेडिंग का मतलब होता है फिजिकल वन, लॉजिकल टू, ठीक है। अब इसके अंदर में डिफरेंट थ्रेड्स बनाए गए, और एएलयू को बोला गया दो दो काम एक साथ भेजा गया, कि दो दो काम एक साथ करो। और एएलयू को इस तरह प्रोग्राम किया गया कि वो दो दो प्रोसेसिंग एक साथ करने लगे। इसी से मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग फीचर्स नए नए आए, एचटी भी आया। फिर इन्होंने इसका नाम दिया कि इसी को नाम रख देते हैं कि एक एएलयू मतलब एक कोर, और अगर दो एएलयू मतलब दो कोर। अब ये दो कोर को मिलाकर, मतलब मैं किसी को डबल नहीं करूं, मैं करूं सिर्फ एएलयू को डबल, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेसिंग तो एएलयू ही कर रहा है। तो इसको नाम कैसे दिया? अगर दो कोर मिला दिया तो उसको बोला गया, एक नया नाम दिया इन्होंने, ड्यूल को, ठीक है। फिर इन्होंने एचटी कर लिया। फिर ड्यूल कोर में हाइपर थ्रेडिंग डाला। हाइपर थ्रेडिंग क्या बोलता है? हाइपर थ्रेडिंग बोलता है कि वर्चुअली वो आपको दो दिख रहा है, एक प्रोसेसर है बट वर्चुअली आपको दो प्रोसेसर लग रहा है, यानी कंप्यूटर को लगता है दो प्रोसेसर। तो अगर कहीं पे ड्यूल कोर है, यानी कि दो कोर ओरिजिनल में है, तो कंप्यूटर में अगर इसमें मैं एचटी कर दूं, तो कंप्यूटर को कितने प्रोसेसर दिखेंगे? फोर कोर। कोर दिखेगा, यानी कंप्यूटर को दिखेगा कि चार कोर।
तो इसको एक नए नाम से इन्होंने बेचा, कोड टू डियो बोलते हैं ना, एक नया नाम दिया प्रोसेसर का, कोड टू डियो नाम। फिर नेहलम बोल के एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने किया i3 का इसका, उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा आई कोर। अब आई कोर में क्या है, आई कोर में है, उसने क्या किया, 2 कोर बनाए, कोर 1 कोर 2, और एक इसका मेमोरी जो था, कैसे मेमोरी जो बोलते हैं, इसको शेयर कर दिया। तो यहाँ पर हो गए 1 2 और कैसे मेमोरी 3, इसको बोला गया i3। i3 नाम, क्योंकि यहाँ पे 3 थे, 2 कोर और एक मेमोरी इसका, इसीलिए इसको बोला i3। फिर इस तरह से करते करते इन्होंने एक्चुअल कोर बनाना स्टार्ट किया और इसका नाम ही दिया कोर, तब इसका नाम दिया कोर i3। i5 में जो होता है, i5 का मतलब हो गया 4 कोर, i7 का मतलब हो गया 6 कोर, i9 का मतलब हो गया 8 कोर। ठीक है, ये आई कितने होगा ना, अगर 7 बोल रहा है तो एक कम कर दो, एक तो ये कैसे मेमोरी के लिए, बाकी हो गई आपकी कोर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया बता रहा हूँ, i3 में आए थे 2 कोर, अब 2 कोर में HT अगर मैं डालता हूँ तो कितने कोर दिखेंगे कंप्यूटर को, वो 4। तो इन्होंने i5 का जो i3 में HT डाल के i5 के नाम से बेचना स्टार्ट। तो i5 का फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक आपका HT वाला बेचा, मतलब i3 का एक्चुअल वाला बेचा, और बाद में i5 में इन्होंने एक्चुअल में 4 कोर लिया। तो थर्ड जनरेशन के कुछ पार्ट से, मिडिल से इन्होंने स्टार्ट किया और फिर एक्चुअल में 4 कोर वाले आने लगे। सर अगर ये इन्होंने जो ऐसा किया, मतलब कि अगर वो i2 के साथ HT उन्होंने मिक्स किया तो i5 बन गया 1 और हाँ, 2 और 3 तो i5 तो जनरेशन ये में। बोल रहा है ना कि 4 कोर होता है, यस सर। तो वो 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन में तो उसकी वो स्पीड में सर जनरेशन है। उसी जनरेशन का देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। शुरू में जब प्रोसेसर आते थे वो चिप नंबर के हिसाब से आते थे, क्योंकि शुरू के लोगों को प्रोसेसर के चिप नंबर्स बहुत ज्यादा पसंद होते नंबर्स, तो लोगों को बेचा इससे। बीच की जनरेशन आई, उन्होंने बोला भाई हमें नंबर पसंद नहीं है, हमें तो भैया कोई नाम चाहिए, तो इन्होंने स्टार्ट किया नाम, पेंटियम, सेलेरॉन, ये सब नाम देना स्टार्ट। ठीक है, अब नए जनरेशन को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोला, उनको नाम दिया जेनरेशन। मान के चलो मैं i3 का लेता हूँ, ठीक है, आपको i3 का मैं बोलता हूँ, एक प्रोसेसर है 1.2 गीगाहर्ट्ज का और एक प्रोसेसर है 1.3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये प्रोसेसर मैं आपको दे रहा हूँ 10,000 में, और ये प्रोसेसर दे रहा हूँ 15,000 में। आप कौन सा प्रोसेसर खरीदना ज्यादा पसंद करोगे? दोनों में सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा पसंद आएगा, करोगे खरीदना? 10,000 वाला। 10,000 वाला क्यों? नहीं ये वैसे। 15,000 में क्यों नहीं, 1.3 है ना, हाँ जी। तो 2 की जगह 3 हो गया, तो थोड़ा तो ज्यादा स्पीड होगा। ये सर। तो ये क्यों नहीं खरीद रहे हो, ये क्यों खरीद रहे हो? कोर्स मैंने हाँ, कॉस्ट महंगा है, तो ये महंगा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि 1.2 से 1.3, अरे ये 0.1 के लिए कौन देता है बस, ये बोलते हम्म। हैं ना। तो इंडियन सोच यही है। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोल दूं कि 1.2 वाला जो है, इसको मैं 1.2 ना बोलकर आपको बोलता हूं कि ये है मेरा थर्ड जनरेशन, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, यस सर। और इसकी कॉस्टिंग दे दिया मैंने 20,000 में बेच रहा हूँ।
एक एग्जांपल के लिए, और मैंने ज्यादा नहीं 1.5 ही रखा, ज्यादा नहीं, और इसको जनरेशन का नाम दे दिया 7th जनरेशन, और ये मिल रहा है तुम्हें 30,000। ये इग्नोर करो नाम। अब अगर आपको पूछो कि 3rd जनरेशन खरीदोगे या 7th का, 7th जनरेशन, क्यों? क्योंकि वो सर काफी अपग्रेडेड होगा उस हिसाब से। हाँ, ये नेम, यस सर, यस सर, नेम। लोगों को क्योंकि नाम, दिखावा, ये सब पसंद है, तो उस बेस पे वो क्या बोलेगा, अरे भाई तुम्हारे पास तो 3rd जनरेशन है, मेरे पास 7th जनरेशन। लेकिन एक्चुअल की स्पीड में कितना डिफरेंस हुआ? 0.3। सर ये तो थोड़ा ही। अब तो इसमें कौन सा डिफरेंस है? अगर आप एक्चुअल में दोनों लैपटॉप खरीदो या दोनों डेस्कटॉप खरीदो तो ज्यादा डिफरेंस आपको स्पीड में नजर नहीं आएगी, बिल्कुल, हाँ जी सर, नजर नहीं ठीक आएगी। है। लेकिन आपकी कॉस्टिंग में देखो कितना फर्क आ गया, 10,000 का कॉस्ट बढ़ गया। बढ़ गया, और ऊपर से ये जनरेशन के नाम पे कितना बढ़ गया, और लोगों को जनरेशन का नाम बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो अभी कोर लगभग समझ में आ ही गया होगा, बेसिक पूरा यस इसलिए सर। नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। ओके सर। बेसिक तो समझ में आ गई, कोर क्या है। यस सर। ठीक है। अब मैं पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये तो हो गई मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट आपको देखना चाहिए। अब सिस्टम में प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कैसे करना है या क्या करना है, तो आप लोग भी अपने सिस्टम पे VMware डाल सकते हैं, या तो VMware डाल लीजिए, हाइपर वी एनेबल करना, हाइपर वी एनेबल कर लीजिए, ठीक है। और अगर वर्चुअल बॉक्स डालना, वर्चुअल बॉक्स। इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा कोई टिपिकल वर्क नहीं। अब मान लो हमें प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस के लिए कंपनी में तो लाइसेंस वाला मिलेगा, उस पे लोग जल्दी प्रैक्टिस करते देते भी नहीं और ना ही करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन लोग अपना सिस्टम बनाकर प्रैक्टिस तो करेंगे, नहीं तो काम कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे? तो प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहला मुझे आपको चाहिए ओएस के इमेज फाइल, यानी कौन सा? विंडोज सर्वर 2022। अब इमेज फाइल मिलेगी कहाँ से? वहां से डाउनलोड करते हो, सर माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप वेबसाइट। डाउनलोड कर सकते हो। यस लेकिन सर। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करोगे, और अगर लाइसेंस नहीं परचेज करोगे तो वो आपको कुछ दिन का दिखाएगा, यानी वो एक तरह का ट्रायल होगा, और आपको 30 डेज का ट्रायल या 60 डेज, 90 डेज जो भी देगा, XYZ, वो डिपेंड करता है, यानी कि 30 दिन का ट्रायल देगा, यही है, यस सर। ठीक। अब ओएस की इमेज फाइल का 30 दिन का ट्रायल देगा, तो ओएस की इमेज फाइल मैं आपको एक लोकेशन बता दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लो। वो आपको क्रैक्ड मिलता है, क्रैक्ड मतलब सब कुछ क्रैक किया हुआ रहता है, फुल वर्जन की तरह काम करता है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ईजी, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ जाओ, यहाँ पर आपको लिखना है getintopc.com, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर इस साइट पर आप जाकर खाली यहाँ लिखो विंडोज सर्वर 2022, तो यहाँ पर देखो आपको लेटेस्ट वर्जन्स मिल जाएंगे। विंडोज सर्वर 2002 जनवरी 2023 लेटेस्ट अभी ये है। आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पर नीचे में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड 64 बिट। आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्सपी विस्टा, इसके बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। 5 GB मतलब रैम इसको चाहिए, हार्ड डिस्क करीब 5 GB स्पेस होनी चाहिए, प्रोसेसर इंटेल ड्यूल कोर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिख कर दे दिया पहले, ठीक है। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें और कुछ करना नहीं है, देखिए डाउनलोड अपने आप स्टार्ट हो।
अगर क्रैक वर्जन VMware डाउनलोड करना होगा तो वो कहाँ से? आप सब इस साइट से कुछ भी कर सकते हो। अभी डाउनलोड शुरू हो गया, फिलहाल मैं बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। ठीक है, आपको अगर क्रैक वाला वो करना है तो आप यहाँ जाओ, मैं बता रहा हूँ, बैक कर लो और यहाँ पे सर्चिंग में आप खाली यहाँ पे लिखो क्या, VMware ना, VMware वर्कस्टेशन लिखोगे, एंटर करना, ये देखो ये आपको मिल गया VMware वर्कस्टेशन प्रो 2023। ठीक है, आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे, इसके साथ एक क्रैक की फाइल देगी। ठीक है, वो क्रैक का फाइल से आप इसको क्रैक कर सकते। ठीक है, या कीजेन की फाइल दिएगा, ये सब कुछ बताता भी है कि हाउ टू इंस्टॉल, जो भी करना है किस तरह से करना है, सारा कुछ बताए। ये सब जो नीचे लिखा VMware तो हाइपरवाइजर, ये क्या? और भी अगर आपको चाहिए, रिलेटेड पोस्ट भी है ना, मान लो कोई हाइपरवाइजर चाहिए, फ्यूजन प्रो चाहिए, ये तो बहुत सारे कंपनीज के आते रहते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे OS है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, सारे क्रैक्ड वर्जन है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। क्लियर है इतना? ये सर। ये साइट्स का आप यूज कर सकते हो, मना नहीं है। जब साइट ही दिया है तो हम तो यूज कर ही सकते हैं, हमें तो बस है कि हमें प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इन साइट का थ्रू डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस, इसलिए बोलते हैं। तो मैंने भी जैसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर ISO, ये देखो मेरा VMware भी डाउनलोडेड है। अगर आपको करना है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको खोलो, 502, इसके अंदर आपको क्रैक वैक सब मिलेगा। देखो इसके अंदर एक क्रैक वाला फाइल मिल रहा है, रीडमी में पढ़िए, वो क्रैक करना चाहे तो क्रैक कर सकते। इसके अंदर कुछ नहीं है, की जेन मिलता है, की जनरेट करके देगा, वो की डाल दो तो आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये रहा विंडो सर्वर 2022। तो आपको एक OS, मतलब आपका ये इमेज डाउनलोड करके रखना। ठीक है, अगर वर्चुअल में करना है तो इमेज डाउनलोड चाहिए जी। समझ में आया अब? ये सर। ठीक है, तो अब जैसे डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको खोलना है VMware वर्कस्टेशन। मैं VMware में ही बता रहा हूँ, इसको बंद करो, मेमोरी बहुत खराब है। ठीक है, आपको होम में मिलेगा, पहले यहाँ पर मिलता है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनानी है। अगर आपने पहले से वर्चुअल मशीन बना रखा है तो आप डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करते हैं जैसे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, टिपिकल और कस्टम, तो आपको लेना है अभी टिपिकल। रीजन है क्योंकि हम VMware नहीं पढ़ रहे हैं ज़्यादा, वर्चुअलाइजेशन का तो हमें इतना नहीं है। हमें इसका अगर पूरा VMware को पढ़ लोगे तो इसके बारे में अगर पता है तो फिर आप कस्टम ले सकते हो, ताकि आप एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको। फिलहाल हम टिपिकल लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका पाथ वगैरह दो, तो हम बोलेंगे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, पहले मैं जगह बना लूँ। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के चाहिए तो आप लिस्ट यहाँ पे चेक करोगे, आपको हर एक
सॉफ्टवेयर का मिलेगा। देखो 11 है, 10 है, 8, 8.7 विस्टा एक्सपी होम एडिशन, एक्सपी का है, 2000 प्रोफेशनल का है, एनटी का है। अब यहाँ से सर्वर शुरू है, एनटी 2022, 2019, 2000 जो भी आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं 2022 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे 2022 बनाना है। ऐसे देखो 2003 भी है, 2000 भी है, 98, 95 भी है, ठीक है, सारा कुछ है। ये ओएस है। अगर हाइपर वी वर्जन डालते हो अनसपोर्टेड बेसिस इसको आप यूज कर सकते हो। फिलहाल हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2022। अगर आप ये ओएस की जगह, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जगह अगर आप लिनक्स करना है तो आप लिनक्स पे जाओगे, यहाँ लिनक्स के अलग अलग ऑप्शन आएंगे। उबंटू करोगे, अदर लिनक्स करोगे, सूजे लिनक्स करना है, रेड हैट का करना है तो रेड हैट के भी हैं वर्जन्स बहुत सारे, डेबियन है, यानी इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अभी जैसे रेड हैट लिनक्स 9 है तो 9 करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको VMware का ESX करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे ESXi के वर्जन है, उसको आप यूज कर सकते हो। और नहीं तो इन लिस्ट में से नहीं है तो अदर में जाओगे तो आपको MS DOS वगैरह, सन सोलरिस ये सब, या नेटवेयर नोवल का जो बताया था, ये सब सॉफ्टवेयर को आप मतलब OS का आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। फिलहाल हम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं 2022 और आप यहाँ पे करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हेडिंग में पूछा कि भाई कि वर्चुअल मशीन का भी नाम क्या रखोगे, तो नाम हम वही रखते हैं 2022 ताकि इजी पड़े। और ये आपको लोकेशन पूछता है कि ये 2022 का जो वर्चुअल मशीन बनेगा ये कहाँ बनेगा। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो सी ड्राइव में जा रहा है मैं उसी को रहने देता हूँ। अगर आपको कोई और लोकेशन करनी है आप ब्राउज करके लोकेशन बदल सकते हो। तो मेरा जो सी ड्राइव में जा रहा है दिखा देता हूँ मैं आपको। मेरा डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है तो डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो यहाँ देखिए वर्चुअल मशीन्स का फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर मेरे विंडो 10 जो इंस्टॉल्ड है तो विंडो 10 का दिख रहा है। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर विंडो सर्वर 2022, नेक्स्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ इसी लोकेशन पे करो। अब इसके लिए हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, तो हार्ड डिस्क बाय डिफॉल्ट है जो है वो 60 GB रिकमेंडेड है, ठीक है। हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो मान के चलो मैं 100 GB दे दे रहा हूँ हार्ड डिस्क कि 100 GB का यूज कर लें। इसके बाद हम सीधे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हार्डवेयर कस्टमाइजेशन का अगर कुछ और करना है तो कस्टमाइज हार्डवेयर में आप जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ मेमोरी दिया हुआ है 2 GB, प्रोसेसर दिए हैं 2 कोर, इसमें होते कितने हैं, यानी कोर पर प्रोसेसर है इतने सारे। तो आपके इसमें कितने कोर हैं, कोर 32 तक सपोर्ट कर रहा है, जिसमें से 2 कोर हैं, 2 कोर में से 1 कोर मैं जो दे रहा हूँ वो उसको दे रहा हूँ ये इस OS को। अब CD DVD है, कनेक्टेड है, ऑटो डिटेक्ट पे चल रहा है, नेटवर्क अडेप्टर नेटवर्क का भी है, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें दे रखी है। अब आप क्या करोगे, इसको क्लोज करो। अब ये आप एक बार ओवरव्यू पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर कुछ चेंजेस करना चाहो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे करोगे फिनिश। फिनिश करते ही देखो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो जाएगी। ये रही मशीन विंडोज 2022 की, ये मशीन। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये सर्वर 2022 का भी फोल्डर बन गया अपने आप, क्योंकि हम यही लोकेशन दी है। अब इसके अंदर मुझे OS इंस्टॉल करनी है। OS इंस्टॉल करनी है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट वर्चुअल मशीन में, अगर मैं दिखाता हूँ तो इस फोल्डर के अंदर देखो अभी कुछ भी नहीं है ज्यादा, तो जो बेसिक्स जो तैयार हुए हैं खाली वो हुए हैं। आप अगर इसकी कैपेसिटी भी देखोगे, टोटल अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये 12.6 MB स्टोरेज, जबकि विंडो 10 पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। तो इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ, ये आपको कितना GB मिल गया, यानी 30 GB हार्ड डिस्क यूज कर रहा है। अब हम क्या करते हैं 2022 में इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए बेस यहाँ हार्ड पर, डिस्क का 3 GB यूज हो रहा है सर, क्या बोल रहे हो, मतलब बेस हार्ड डिस्क का ही 3 GB यूज हो हाँ रहा है। बेस हार्ड डिस्क का ही यूज होगा, क्योंकि ये बना कहाँ है, अगर डॉक्यूमेंट्स के वर्चुअल मशीन में तो डॉक्यूमेंट्स में ही है, सी ड्राइव में ही है।
अगर आप इसमें जाओगे दिस पीसी चेक करोगे तो सी ड्राइव उतना भरा हुआ मिलेगा। आपके पास और भी ड्राइव है तो आप और भी ड्राइव में दे सकती हो। ओके सर। ठीक है, आप अगर सी में ना देके डी में दे दो, ई में दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो जहां से मैंने बोला ब्राउज करके आप चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब ये टोटल ड्राइव मैंने 232 GB का बनाया है, 237 यानी कि अप्रोक्स ये 250 GB का हार्ड डिस्क है। 250 GB में डायरेक्ट 122 GB अभी भी फ्री है, तो मैं अभी इसमें डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नहीं भरा ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर ज्यादा भर गया तो फिर आपका मशीन स्लो होने स्टार्ट हो। दूसरा है बेस मशीन, पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके बेस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कम से कम 3 चीजें: प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क स्पेस। हार्ड डिस्क स्पेस तो आपको सी ड्राइव में जाकर दिख जाएगा कि कितना फ्री स्पेस है। यहाँ 193 GB है, तो अभी बहुत है। और आपको क्या देखना है, रैम देखनी है, रैम वगैरह देखनी है, तो इसी में जाओ, इस पीसी की प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। तो यहाँ पर देखो आपको इंटेल कोर i5 दिया हुआ है, तो i5 है तो जाहिर बात है 4 कोर का ऑलरेडी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 16 GB रैम है, तो 16 GB रैम काफी होती है, बहुत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, अब हम जाएंगे, अब इसमें मुझे ओएस डालना है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमने वहां पे लिया था आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले जो मेरा इमेज फाइल जो डाउनलोड किए हुए हैं, उस इमेज को इसके साथ लिंक करना। अब लिंक कहाँ करोगे, आप एडिट में जाओ, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी में आप जाओगे, ये यूज आईएसओ इमेज फाइल, इसको करोगे और यहाँ से ब्राउज करके लोकेशन देना। तो मेरा कहाँ पर है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है सॉफ्टवेयर में, आईएसओ इन सॉफ्टवेयर में। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये सर्वर वाला है। इस सर्वर वाले ओएस को आप तो क्या है कि वो इंस्टॉलेशन उस फाइल से करना स्टार्ट कर दो। मतलब डीवीडी, ये जो सीडी डीवीडी में जाके ब्राउज करना पड़ेगा फाइल को। हाँ, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, सीडी डीवीडी में, क्योंकि ये सीडी डीवीडी को सपोर्ट करने का मतलब है आपके इमेज फाइल को सपोर्ट कर लेगा, और नहीं तो जैसे फिर वही हम पेन ड्राइव पोर्टेबल ठीक बना के डालना पड़ेगा। ठीक ठीक सर, ठीक। इंस्टॉलेशन के कितने हैं, 3-4 तरीके हैं ना, एक तरीका थोड़ी हम्म, है। बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का एक तरीका तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिकली आप लोग क्या करो, अपना एक सर्वर तैयार करके रख लो, ताकि धीरे धीरे प्रैक्टिकल बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। अब ये क्या है, इसको करते थे ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन स्टार्ट करोगे, तो ये देखो जैसे मशीन में हम इंस्टॉल करते हैं, हम वैसे ही करेंगे इसमें। ये आया, ये देखो, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी टू डी, लोडिंग फाइल्स वगैरह, जैसे इंस्टॉलेशन करते हो वैसे ही इंस्टॉलेशन चालू हो गया। अब 16 GB रैम है, 16 GB में से इसको कितना दिया है, 2 GB रैम, बाकी 14 GB बेस अपना यूज कर रहा है, तो मशीन उतनी स्लो नहीं है। सर ये डिफरेंस तो है, मतलब अगर नॉर्मल लैपटॉप है, अगर उसमें 8 GB रैम है हम्म, और नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है, एसएसडी नहीं लोगे तो काफी हैंग भी होता है समटाइम। तो हैंग होना और अगर स्टार्ट हो इसमें, गया। हाँ, अगर इसमें अगर 2 GB देते हैं या 60 GB हार्ड डिस्क दे दी चलो, तो ये मतलब नॉर्मल बिहेव करता है, तो ऐसा क्यों? मतलब किस में? अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल लैपटॉप लेता हूँ कोई नहीं, हाँ, उसमें 8 GB रैम देता हूँ, हाँ, 8 GB रैम, और i7 लैपटॉप, तो ठीक काफी है, कुछ दिनों के बाद हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और हार्ड तो डिस्क है जैसे आप, इसमें, हाँ एसएसडी की नॉर्मल जगह हार्ड हार्ड डिस्क, डिस्क। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। हार्ड डिस्क है, ठीक हम्म, है, तो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 GB रैम दी है और 60 GB हार्ड डिस्क दे रहा हूँ, तो ये काफी नॉर्मल बिहेव करता है, ऐसा क्यों? किसमें, मतलब बेस मशीन की बात बोल रहे हो अभी? नो नो, बेस में नहीं, ये जो भी हमने सर्वर बनाया है ना 2022 में, हम्म, ये जो यानी हम वर्चुअल वीएम पे। प्लेयर, हाँ वर्चुअल में, ये इतना हैंग क्यों नहीं होता मतलब?
देखो वो डिपेंड करता है बेस के हिसाब से। आपके जो बेस मशीन में कितना 8 GB है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 8 GB। अब 8 GB में से इस वर्चुअल को कितना दे रहे हो? 4 GB दे दी मैंने। तो 4 GB बहुत ज्यादा हैवी हो गया ना। देखो, बेस को ज्यादा दो, वर्चुअल को कम दोगे तो वो हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर वर्चुअल को ही सारा दे दोगे तो बेस के पास नहीं बचेगा, तो वो हैंडल नहीं नहीं, कर। एक और चीज, अगर मैंने इसको 2 GB रैम दे दी, हाँ, तब ठीक है, ठीक कर तो मतलब बिहेव ये करेगा। मतलब इतना स्लो नहीं होगा, जहां तक मैं देख रहा हूँ इतना स्लो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नहीं यूज होगा किया सर। हुआ है। नहीं हाँ, स्लो होगा वो क्यों? अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क का अगर हम बेस में अगर हम यूज करेंगे, वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं देखो क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म किसके ऊपर है? मैं इसको चालू भी कर दे रहा हूँ अभी। ये प्लेटफॉर्म किसके ऊपर है? बेस वाले के ऊपर है। हम्म। तो पहला मैंने क्या बोला है, ये हर एक चीज रिसोर्स कहाँ से यूज कर रहा है? बेस वाले से। अब बेस वाले को बोलते हो कि भैया कि मैं तुमको 2 GB दूंगा, बाकी 4 GB 6 GB उठा के तुम वर्चुअल को दे। तो वर्चुअल जब स्पीड चलने की कोशिश करेगा ना, हम्म। तो वो मदद किसकी लेगा? बेस मशीन की। अब बेस मशीन को तो हम्म। आपने कम दे दिया, तो बेस मशीन अपना भी लोड चला रहा है और वर्चुअल का भी लोड चला रहा है। तो दो दो लोड के लिए हम्म। आप उसको कम दे रहे हो टाइम, इसलिए वो हैंग करेगा। लेकिन अगर उल्टा कर हम्म। दो, 2 GB स्पीड को दे दो और 6 GB उसको दे दो, तो वो अपना भी हैंडल कर रहा है, क्योंकि उसको भी तो खुद के लिए भी तो चाहिए 2 GB 3 GB, और वर्चुअल को भी इस चलाने के लिए चाहिए उसको। तो उस समय हैंग नहीं करेगा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है। हमेशा वर्चुअल को, अगर जैसे मान लो 4 GB है, तब तो 2 2 GB दे दो तो ठीक है, वो हैंडल कुछ हद तक करेगा, हैंगिंग करेंगी तब भी। लेकिन अगर 8 GB है तो 2 GB ही दो अभी। ज्यादा दो आप बेस को, बेस को जितना ज्यादा रखोगे। अब ये नहीं है मतलब है कि मतलब कि इस वर्चुअल को दोगे ही नहीं, या वर्चुअल को 1 GB पकड़ा दिए, क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 GB। तो 2 GB तब देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है। इसीलिए वो देखो, टिपिकल में किए इसने अपने आप कितना उठाया? 2 GB, क्योंकि इसको 2 GB चाहिए अच्छा वर्क करने के लिए। लेकिन बेस मशीन के पास है ही नहीं रैम, तो फिर वह हैंग होना स्टार्ट होगा। तो सर अभी आप बस, हाँ अभी बोलिए। अभी सर इसमें जो स्क्रीन चल रही है, हम्म, इसमें आ गया सर्वर स्टैंडर्ड और हाँ, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, फिर अगर डाटा सेंटर, फिर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, और नीचे वाला है अजोर स्टैक वो HCI। अजूरे स्टैक के लिए, मतलब अजूरे के साथ करने के लिए। बट वो क्या है, वो सिर्फ कोर दे रहा है, वो आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं दे रहा ओके, ये बस CLI बस देगा। है। हाँ, ये बस CLI देगा। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल लिखा है ना, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, वो CLI वाले है। ओके, और जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लिखा है ना, वो GUI वाला है। GUI वाला है, तो ठीक हम है। करते हैं स्टैंडर्ड का GUI, मतलब डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। यस सर। अगर आप स्टैंडर्ड कर दिए तो वो सिर्फ CLI मोड आएगा। बस नेक्स्ट करें। ये अजूर स्टैक HCI क्या होता है ये? वो अजूर के लिए, क्लाउड के लिए, क्लाउड के साथ रिलेशनशिप इसका है। अगर देखा जाए तो हमारे जो और स्टैक HCI वो कनेक्ट करता है आपस में कि क्या करता है वो सर्वर अजूरे को? जो क्लाउड वर्जन पे बेस पे है, उसके ऊपर कनेक्ट करने के। ओके, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम ये। नहीं, अजूरे का है, अजूरे एक अलग वो प्लेटफॉर्म है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अजूरे मतलब अगर पढ़ोगे तब, अगर क्लाउड का कुछ पढ़ना है। ओके, ठीक है। क्लाउड बेस्ड पे जो पढ़ता है वो अजूरे पे जाता इसमें हमें कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर करोगे सर? है। इसमें भी सारे हैं ना, अभी तो मतलब जैसे इस सर्वर के, अभी देखो क्लाउड पे भी अगर आप अजूरे पे काम करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप क्लाउड पे जाके काम करो। ओके। बस वहाँ एक एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, क्लाउड क्या है, किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि क्लाउड के 3 फील्ड है: अमेजन वेब सर्विसेज, AMZ, माइक्रोसॉफ्ट का OMG। अजूरे है, और एक लिनक्स क्लाउड भी है। गूगल का नहीं भी है सॉरी, ना गूगल सर? क्लाउड, गूगल क्लाउड, GCP। AWG और AWS अभी ज्यादा AWS। ग्रोथ पे, अभी ये दोनों में कंपटीशन चल रहा है, AWS एंड
माइक्रोसॉफ्ट Azure, अजूर है, Azure, ठीक है। ठीक है। अजूर और उसके ऊपर दोनों पे ज्यादा कंपटीशन है, जीसीपी अभी डाउन पे चल। तो कोई एडब्ल्यूएस सीखता है, कोई अजूर सीखता है, अगर किसी को पैसा जाना है। चलिए फिर हम इसको तो एक्सेप्ट करके इसको इंस्टॉल कर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड एंड कस्टम। अपग्रेड का मतलब है कि पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम उसे अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे मान लो अभी 2019 होता या 2016 होता, 2016 को मैं 2022 बनाना चाहता हूँ, तब तो मैं अपग्रेड यूज करूँ। लेकिन अभी हमने फ्रेश इंस्टॉल करनी है, तो फ्रेश इंस्टॉल में हमेशा कस्टम यूज हो, ठीक है। नेक्स्ट किया, ये हार्ड डिस्क की स्पेस दिखी, नेक्स्ट कर दो डायरेक्ट, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये हो गई इंस्टॉलेशन शुरू। क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. अब आता है इंस्टॉलेशन मेथड्स, ठीक है। इंस्टॉलेशन मेथड में मतलब इंस्टॉलेशन कितने तरह से करते हो, इंस्टॉलेशन का मेथड क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जो बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यू इंस्टॉलेशन, या जिसे बहुत लोग फ्रेश इंस्टॉलेशन, यानी पहला तरीका जो न्यू इंस्टॉलेशन हमने किया वो है, अभी जो कर रहे थे वो न्यू इंस्टॉलेशन, एकदम नया आया वो इंस्टॉल कर रहे। दूसरा होता है अपग्रेड इंस्टॉलेशन। अपग्रेड का मतलब हो गया पहले से कोई ओएस है उसको ही अपग्रेड करके हम नया ओएस बना रहे हैं। मान लो जैसे अगर मैं सिंपल बोलूँ विंडो 10 है, विंडो 10 के ऊपर ही आप इंस्टॉल करके विंडो 11 बना रहे हो, तो उसे हम कहते हैं अपग्रेड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तीसरे तरीके का इंस्टॉलेशन होता है, बुला रहे हैं, तीसरा कहते हैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, ठीक है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर देखो अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, अब इस इंस्टॉलेशन में मैंने नेक्स्ट किया, क्या कौन सा हार्ड डिस्क चुनना है, कौन सा ओएस के वर्जन चुनने हैं, एडिशन चुननी है, वो भी चुना हमने। अब ये क्या हो रहा है, ये तो यूजर का इंटरफेयर हो रहा है। अभी ये इंस्टॉल होगा, इसके बाद जब इंस्टॉल होकर रीस्टार्ट होगा तो भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस, एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो वो सब करने के लिए अब क्या है, मान लो ये एक पीसी पे कर रहा है, तब तो ठीक है वो हैंडल कर लेगा, एक पीसी, दो पीसी, चार पीसी, दो। अब ऑर्गेनाइजेशन में 50-50 पीसी होते, 100-100 पीसी होते, 200-200 पीसी। अब वहां पे सब पे बैठ बैठ के अगर ऐसे करने लगा तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि उसके अंदर में क्या करते हैं हम एक आंसर फाइल बनाते हैं, यानी इसके साथ एक आंसर फाइल तैयार होती है। अब ये आंसर फाइल में लिखा रहता है कि ये जब ऑप्शन आएगा तो ये ऑप्शन चुनना। मान लो स्टैंडर्ड का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस चुनना है, वो उसमें कोड की तरह लिखा रहेगा। तो जब भी इंस्टॉलेशन खाली हमें क्या करना है, एक बार स्टार्ट कर देना है, बाकी सब कुछ वो आंसर फाइल से पढ़ पढ़ के अपने आप सेलेक्ट कर करके इंस्टॉल करना। तो उसमें क्या है, यूजर का इंटरेक्शन सबसे कम होता है, तब हम बोलते हैं अनअटेंडेड, यानी इंस्टॉल तो कर रहा है बट अनअटेंडेड। कोई जरूरी नहीं है किसी को अटेंड करना, एक बार चालू कर दो फिर अपना करता रहे, ठीक है। इस न्यू ये अनअटेंडेड कैसे मीन्स करते हैं आंसर फाइल का? पहले आंसर फाइल बनाते हैं, उस आंसर फाइल को इस अनअटेंड मतलब ओएस के साथ मर्ज करते हैं। अभी मर्ज करने के वो दो, जो आंसर फाइल है किस फॉर्मेट में बना? वो बनता है एक्सएमएल में, डॉट एक्सएमएल में बनती है। तो सर बताओ सर कैसे वो होता है थोड़ा सा। तो अभी थोड़ी एक बार में थोड़ी पता चलेगा। नहीं नहीं, वही जो आंसर फाइल बोल रहे हो, हाँ, तो वो मतलब एक्सेल में बनती है ठीक है, बट वो अभी अगर जानना हो कि कैसे बनेगी फाइल अभी। तो पहले सर्वर तो डलने दो, सर्वर चीजें चलने दो, तब तो बिल्कुल right। डन सर डन।
ऐसे थोड़ी कि अभी अचानक ये तो मैं भी तरीके बता रहा हूँ। अभी जैसे न्यू इंस्टॉलेशन कर, ये तरीके बता रहा हूँ। तो जैसे डन। जैसे फीचर्स होंगे तभी तो बताऊंगा उसमें कि भाई कैसे आप आंसर फाइल जोड़ते हो। तो सर एक चीज मेरा क्वेश्चन ये था, एक चीज और हाँ, पूछनी, तो जो WDS होता है वो फिर क्या चीज है, वो सर्वर उसी है के साथ अलग? जुड़ता है, उसी के साथ जुड़ता है एक्सएमएल। जो WDS सुने हैं वही बोल, उसमें इस सेंसर फाइल को जोड़ दिया जाता है तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन चालू रहता है। इसलिए कुछ हार्डवेयर का भी फिर वो होगा ना, नहीं नहीं, हाँ हार्डवेयर है कि सेटिंग। वजह सेम होना चाहिए। जैसे कंपनी में क्या होता है, सारे कंप्यूटर तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के ही तो खरीदे जाते हैं। हम्म। वहाँ थोड़ी कोई अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए खरीदते हैं। और अब तो वर्चुअलाइजेशन के मोड में अगर बात करें तो अनअटेंड तो और इजी हो गई है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में वैसा कुछ जरूरत नहीं कि बेस हार्डवेयर क्या होना चाहिए। उनको तो मिनिमम हार्डवेयर अपना पूरा करना है, काम हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी सर। यस सर। इसके बाद होता है आपका शेयर्ड इंस्टॉलेशन। शेयर्ड इंस्टॉलेशन में क्या है कि एक कंप्यूटर में आपका ओएस का इमेज या ओएस का जो भी आपका सेटअप फाइल वगैरह रहता है, और नेटवर्क में कनेक्ट होकर आप उस शेयर फाइल से शेयरिंग करके आप इंस्टॉलेशन कर देते हो दूसरे सिस्टम में। सर वही हो गया नेटवर्क, जो नेटवर्क पे हम डाल देते हैं तो हाँ, नेटवर्क वही है किसी ना। एक लोकेशन पे डाल दिए, वहां से लोग हम्म। सेटअप चला लेते हैं, वही हो गया ये शेयर्ड हाँ इंस्टॉलेशन। मतलब पेन ड्राइव वगैरह, इसी की में हम जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर भी है। रख सकते हैं। हम्म, हाँ, पेन ड्राइव पे नहीं रखते, हम्म। एक सॉफ्टवेयर का लोकेशन बना देते हाँ बिल्कुल। डन हैं, उस सर। लोकेशन पे रखा जाता है। और ठीक एक सर। होता है FTP नेटवर्क, सर्वर। और एक होता है पूरी तरह नेटवर्क इंस्टॉलेशन जिसे हम बोलते हैं। नेटवर्क इंस्टॉलेशन में ये आपका सर्वर बनाकर किया जाता है। इसी में आपका आता है मेनली WDS सर्विस या ADK सर्विस, इसके थ्रू की जाती है। सर एक ये भी होता है ना, WSUS। नहीं, वो अलग चीज है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। हाँ मतलब कि एक पीसी हो देन उसी से सारा डाटा अपडेट होगा। हाँ, वो अपडेट के लिए होती है, वो इसके लिए नहीं होता कि इंस्टॉलेशन। तो हमारे जो इस सर्वर में आएगा वो, क्या नहीं। हाँ, तो सर्वर में तो है ही ये सब। हाँ WSUS, देखो, वो जो उसकी सर्विस आपको इंस्टॉलेशन। जरूरत है वो सब बता दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत डन सर। ओके। नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन पहले एक बार स्टार्ट तो होने दो, अभी तो खाली ओवरव्यू चल रहे हैं, आपको पता चले। इसके बाद आता है आपका इंस्टॉलेशन सोर्सेस। ठीक है, इंस्टॉलेशन सोर्सेस में सबसे पहला आता है आपका CD या DVD से करते हैं हम। दूसरा हम करते हैं इंस्टॉलेशन का सोर्स पेन क्या है, पेन ड्राइव। क्या है पूरा, हाँ पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव की मदद से किया जाता है। तीसरा आपका जो हेल्प लेते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से कर सकते हैं। नेटवर्क। और चौथा आपका ये जो शेयर्ड वाला और नेटवर्क। ये 5 तरीके से इंस्टॉलेशन सोर्सेस है, जहां पर आप अपना इमेज रख दो और वहां से हम इंस्टॉल करें। दीज आर कॉल्ड सोर्सेस। ठीक है, ये हो गए इंस्टॉलेशन सोर्सेस, वो हो गए इंस्टॉलेशन मेथड्स, किस किस तरीके से हम करते हैं, और ये एक सोर्सेस किस किस सोर्स से हम करते हैं, तो हमें टाइम लगेगा। अब कुछ चीजें और हैं, एक बोला जाता है प्री इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। प्री इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना पड़ता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है,
ये प्री इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी इंस्टॉलेशन से पहले हम क्या चेक करेंगे? हम सिर्फ एक ही चीज चेक करते हैं कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कंप्लीट, ठीक है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है तो आपका प्री इंस्टॉलेशन है। आपको क्या है? आपको COS डालना है या NOS डालना है, ये आपको डिसाइड करना है। हेलो हेलो मुंजुन, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जनाब गए खान वाले मेंबर यार जी गए इन्होंने हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है। कोई गल नहीं, इनके रिकॉर्डिंग साथ रवि तो कर दिया। रवि रिकॉर्डिंग तू कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रही ममा होस्ट तैनू बना गए अगले, मुबारक तुहानू बहुत बहुत। मुंजुन हाँ, होस्ट रवि भाजी बन गए अपने। चलो ठीक है। इन्ने प्यार ने कभी ऑफिस बोले जिन्ने प्यार ना रिकॉर्डिंग होंदी, किड्डे प्यार ना बोलन दे हुण तू। तंग ना करो शरीफ बंदियां ਨੂੰ। आए शरीफ बंदे नू तंग ना। हेलो सर, प्रशांत सर। हेलो 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 प्रशांत सर। सर। हेलो प्रशांत सर।